आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे स्थानीय निधि के बारे में, है ना। तो स्थानीय निधि क्यों बनाया जाता है, इसका संचालन कौन करता है और ये किस लिए उपयोगी है, इसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें क्या बोला है, स्थानीय निधि से तात्पर्य उन निधियों से है ना, वो ऐसी निधियाँ हैं जिनमें राजस्व प्रशासन कौन करता है, यहाँ पे स्थानीय संस्थाएं करते हैं। जिनमें राजस्व का प्रशासन कौन करता है, स्थानीय संस्थाएं करेंगे, शासन के नियंत्रण के अधीन, है ना। और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नियम कानून बना दे रहे हो, आपको जो भी नियम कानून बनाना है स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत, यहाँ पे वह किसके अंतर्गत रहेगा, यहाँ पे शासन के नियंत्रण के अधीन रहेगा, है ना। तो शासन ने जो नियम और विधियां बनाई है उसके अधीन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, है ना। उसको पालन करते हुए आपको स्थानीय संस्थाओं के लिए यहाँ पे नियम बनाने होंगे, है ना। मतलब आप सरकार के नियमों के अधीन ही आप क्या करोगे, यहाँ पे स्थानीय निधि के लिए क्या बनाओगे, यहाँ पे, है ना, नियम या फिर कानून बनाओगे। यह संस्थाएं अपना बजट, है ना, ठीक है, यहाँ पे अपना बजट स्वयं तैयार करती है। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदों की स्वीकृति तथा कर्मचारियों के पेंशन तक का काम क्या करती है, यहाँ पे स्वयं करती है, स्वयं तैयार करती है। पर किंतु परंतु बंधु क्या हो जाएगा, यहाँ पे शासन द्वारा बनाए गए नियमों और विधियों के अधीन ही करेगी, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे राज्य शासन, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य शासन का इन संस्थाओं पर सामान्य रूप से क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं कि आप मनगढ़ंत कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी पेंशन दे रहे हो, कुछ भी वेतन भत्ता बना रहे हो, कुछ भी कर या टैक्स वसूली कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इसको आपको करना है, पर कैसे करना है, शासन की नियमावली के अधीन, है ना। इसलिए यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है यहाँ पे कि राज्य शासन इन संस्थाओं पर क्या करती है, यहाँ पे नियंत्रण रखती है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब देखिए कोषालय संहिता सहायक नियम 600, कोषालय से सहायक नियम क्या बोला मैंने यहाँ पे, 600 के अनुसार स्थानीय निधि के समव्यवहारों को राज्य की राजस्व तथा व्यय के लेखाओं में समाहित नहीं किया जाता, है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे कोषालय संहिता सहायक नियम 600 के अनुसार स्थानीय निधि के समव्यवहारों को, है ना, जो भी यहाँ पे लेन देन कर रहे हैं, वो स्थानीय निधि जो भी लेन देन कर रहे हैं उनको राज्य की राजस्व तथा व्यय के लेखाओं में समाहित नहीं किया जाता। ये उनका अलग लेखा हो जाता है ना। इसको राज्य के लेखाओं में समाहित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अपने लोकल स्तर पर क्या कर रही है, यहाँ पे राजस्व निधियों क्या कर रही है, यहाँ पे संचालन कर रही है। तो उसको राज्य स्तरीय यहाँ पे राजस्व निधियों में उसको क्या नहीं किया नहीं जाएगा, मतलब उसको लिया नहीं जाएगा, मतलब राज्य स्तर पर नहीं रहेगा, वो लोकल स्तर पर ही रहेगा, है ना। इस राज्य में स्थानीय निधियाँ निम्न है, मतलब जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन सी स्थानीय निधियाँ यहाँ पे रहती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना जनपद निधि हो जाएगा, ठीक है, नगर पालिका निधि हो जाएगा अपना, है ना, जनपद पंचायत हो गया, नगर पालिका निगम हो गया अपना, है ना। ऐसे टाइप से थोड़ा सा आप याद करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद यहाँ पे औषधालय निधि हो जाएगी, है ना। और एक क्या हो जाएगा, अपना म्यूजियम निधि भी हो जाएगी, है ना। तो जनपद निधि हो गया, नगर पालिका निधि हो गया, औषधालय निधि मतलब औषधि से संबंधित रहेगी ये, म्यूजियम निधि हो गया। तो इस टाइप से निधियाँ होती है। उसके बाद यहाँ पे और एक कपास और अनाज व्यापार निधि भी होती है ना, कपास और अनाज व्यापार निधि भी होती है ना। अब नगरीय निधि में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र, है ना। नगरीय निधि में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो जो अधिसूचित क्षेत्र में जो निधियाँ होती है उसको नगरीय निधि बोलते हैं ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप संपूर्ण इसका विवरण देखो तो कोषालय संहिता सहायक नियम 601 में दिया गया है ना। और 600 में क्या दिया गया था यहाँ पे, कि इसको मतलब राज्य के, है ना, इसके जो भी लेन देन करती है स्थानीय निधियाँ, उसको राज्य की लेखाओं में क्या नहीं किया जाएगा, यहाँ पे अंतरित नहीं किया जाएगा। वो उनकी निधियाँ सेपरेट है, राज्य की निधियाँ सेपरेट है ना। तो ये हो गया भाई स्थानीय निधि अपने समझ में आ गया। अब देखिए बजट से बचत, है ना, बजट से बचत, है ना, मतलब बजट से बचत से आप क्या समझते हैं, इसके कारण क्या है ना। विभाग द्वारा बचत की राशि के समर्पित करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये बजट से बचत का तात्पर्य यही है कि जैसे मतलब कभी कभी क्या होता है, आपके बजट में आवंटन क्या हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है ना, और आप संपूर्ण राशि का यूज नहीं कर पाते, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मतलब 31 मार्च फरवरी मार्च में क्या किया जाता है, उस, है ना, मतलब एक्स्ट्रा जो बजट की राशि प्राप्त हुई है उसे क्या किया जाता है, समर्पण किया जाता है ना। तो उसको अपने को देखना है यहाँ पे। तो बचत के कारण क्या होते हैं, मान लीजिए बजट में कोई राशि बच जा रही, तो बचने के कारण क्या है ना। आपको हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राशि मिलती है, और वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ राशि क्या हो जाती है, बच जाती है। तो बचती क्यों है भाई, यहाँ पे देखिए व्यय को वास्तविक रूप से स्थगित करना, मतलब यहाँ पे जो आप व्यय करने वाले हैं अपने विभाग में, उसको वास्तविक रूप से क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब वो पैसा उस वित्तीय वर्ष में यूज ही नहीं हो पाया, है ना। तो बचा पैसा क्या कहलाएगा, यहाँ पे बजट में बचत कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे मित व्यय का कारण वास्तविक बचत, मान लीजिए यहाँ पे, है ना, कुछ आप शासकीय काम करवा रहे हैं यहाँ पे, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला था, पर आपकी सूझ और बूझ से, है ना, सूझबूझ से, और उसके अतिरिक्त यहाँ पे मतलब एकदम मतलब
पानी मतलब मितव्ययता से मतलब खर्चे करने के कारण, है ना, आप एकदम मितव्ययता से खर्चे कर रहे हो तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी कुछ बचत हो गई, तो बचत का पैसा यहाँ पे फिर वो बजट में बचत कहलाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मूल रूप से अधिक प्राकलन, अब मान लीजिए आपने एनआईटी बनाई है यहाँ पे, है ना, एनआईटी और प्राकलन बनाया यहाँ पे और बहुत ज़्यादा बना दिया है ना, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे टाइल्स मतलब पत्थर से, है ना, मतलब ब्लैक स्टोन से काम चल सकता था, वहाँ पे आपने टाइल्स महंगे टाइल्स के यहाँ पे एनआईटी बना दी, है ना। तो उससे क्या होता है, अनावश्यक शासकीय बजट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो आप जैसे एनआईटी बनाए हैं उससे अधिक का अगर यहाँ पे राशि आपको प्राप्त हो गई है तो कहीं ना कहीं उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। और आपको जब निर्माण काम करवाए और उस समय क्या हो गया, यहाँ पे राशि कम लगी, तो ये जो अंतर आता है यही क्या कहलाता है यहाँ पे, है ना, मूल रूप से अधिक प्राकलन। अगर प्राकलन ही अधिक है और पैसा अधिक आ गया और उसके अनुरूप राशि खर्च नहीं हो पाया, उससे कम राशि में ही अपना क्या होगा, निर्माण कार्य हो गया, तो बचत राशि क्या कहलाएगी, यहाँ पे बजट में बचत कहलाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है, बच गया पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर इसका समर्पण अब कैसे करें आप, है ना, इसका समर्पण अपन कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, है ना। अब देखिए बचत का समर्पण, अब समर्पण कैसे करोगे भाई, यहाँ पे शासन के विभाग वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले, है ना, शासन के जो विभाग रहते हैं वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अपने नियंत्रण के अनुदानों तथा विनियोजों को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रत्याशित है ना बचत को वित्त विभाग को समर्पित करना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे शासन के जो भी विभाग हैं शासन के जो भी विभाग हैं यहाँ पे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले, मतलब फरवरी मार्च में, जनरली फरवरी में, अपने नियंत्रण के अनुदानों, जो भी अनुदान है उनके यहाँ पे और विनियोजनों की प्रत्याशित बचत को क्या करते हैं, यहाँ पे वित्त विभाग को स्थानांतरित कर देंगे भाई, है ना। ये लो भाई पैसा बच गया, अब इसको क्या कर दिया अपन, वापस कर दिए, है ना। अब जिन राशियों के समर्पण वित्त विभाग को स्वीकार है ना, उनकी सूचना वर्ष समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग को दे देनी चाहिए, है ना। मतलब मान लो आप पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा राशि कुछ बच जाएगी यहाँ पे, तो पहले इसकी यहाँ पे, है ना, मतलब उसकी सूचना वित्त विभाग को दे देनी चाहिए यहाँ पे, है ना। और क्या बोल रहा है, यदि कुछ राशि वित्त विभाग को स्वीकार है तो उसकी सूचना वर्ष की समाप्ति के पूर्व यहाँ पे वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग को दे देनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और आपको जैसे कुछ संभावना प्रतीत हो रही है कि यहाँ पे इस साल के अंत में इतना पैसा तो बच ही जाएगा भाई, यहाँ पे ना आपको पहले से ही अंदेशा हो गया है कि आपको बजट में आवंटन क्या हो गया, ज़्यादा आ गया है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उस राशि क्या कर दोगे, समर्पित कर दोगे, है ना। तो अगर आपको ऐसा अंदेशा होगा तो पूर्व में ही आप क्या कर सकते हो, वित्त विभाग सूचित कर सकते हो कि इतनी राशि बचने वाली है और उस राशि को आपको वित्त विभाग क्या करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी अन्य मद के अंतर्गत होने वाले अधिक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यकता की निश्चित संभावना हो, मान लीजिए यहाँ पे ये दो काम है आपके, इस काम में राशि क्या हो गई, यहाँ पे एसेस हो गई और इस काम में राशि क्या हो रही है, कम पड़ रही है, तो यहाँ से कुछ राशि यहाँ स्थानांतरित करवा लो, है ना। तो वैसा आप कर सकते हो यहाँ पे, तो उस संबंधित राशि का समर्पण आप मत करो, उस राशि को दूसरे काम में क्या करा लो, यहाँ पे अंतरित करवा लो, तो ऐसा किया जा सकता है भाई यहाँ पे। और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक काम अपना हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पैसा यहाँ पे एक्सेस हो गया तो कोई दिक्कत बात नहीं, समर्पण आप कर ही रहो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में और अपने को बड़े काम करने हैं तो इस राशि को यहाँ खींच लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आप भविष्य में जो संभावित काम है उसको लिए क्या करना है, बाद में अलग से आप डिमांड करो, है ना। पर वित्तीय वर्ष के अंत में बची राशि क्या कर दो, वापस कर दो, है ना। अगर उसी वित्तीय वर्ष का काम है तो उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर भविष्य के संभावित काम के लिए आप राशि रोक कर नहीं रख सकते, है ना। ये वाली बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए जिस धन का लाभकरण, है ना, जिस धन का क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक मिनट इसको मिटा लेता हूँ मैं। अब देखिए, है ना, जिस धन का लाभकरण ढंग से उपयोग न किया जा, है ना, जिस धन का लाभकरण ढंग से उपयोग न किया जा सकता हो, एक मिनट, जिस धन का लाभप्रद ढंग से उपयोग न किया जा सकता हो उसे समर्पित कर देना चाहिए, है ना। अब देखिए आप यथोचित ढंग से संबंधित धनराशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, या लाभप्रद ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो उस उक्त राशि को वापस कर देना चाहिए। यही एक अच्छी मतलब क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, वित्तीय नियमावली है जिसका पालन कर रहे हो, है ना। अब देखिए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में, है ना, व्यय करने में जल्दबाजी करना वित्तीय नियमों के विरुद्ध, है ना। आप वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में क्या करो, एकदम जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, है ना। मान लीजिए आपको पैसा बच गया, मान लो आपके पास अकाउंट में कितना बच गया, शासकीय अकाउंट में 10 लाख रुपए बच गया यहाँ पे, और उसको खर्चा करने के लिए आप यहाँ पे, है ना, मतलब ज़्यादा कदा बिल ला क्या करो, सबमिट कर रहे हैं और पूरा भुगतान यहाँ पे 10 लाख खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में फॉल्स बिल बना के व्यय करने में जल्दबाजी करना यहाँ पे वित्तीय नियमों क्या है, यहाँ पे विरुद्ध है ना। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसे कृत्यों से क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रत्येक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को बचना चाहिए, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब देखिए राजस्व घाटा, है ना, और राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है भाई, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब वह क्या हो जाता है, यहाँ पे खर्चे आपके आय से बढ़ जाते हैं तो वो घाटा कहलाता है ना। तो राजस्व घाटा यहाँ पे शासन के राजस्व व्यय जैसे वेतन, ब्याज, अनुदान और उसकी राजस्व प्राप्ति हो, है ना, राजस्व व्यय और उसकी राजस्व प्राप्ति हो जैसे कर, शुल्क, है ना, के बीच अंतर है ना।
तो राजस्व व्यय है ना, मतलब राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे राजस्व घाटा बोलते हैं, है ना। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब राजस्व घाटा होता है ना। अब देखिए राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, यह घाटा शासन के कुल व्यय है ना, यह घाटा राजस्व के कुल व्यय, मतलब यहाँ पे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है ना, ठीक है। यहाँ पे यह घाटा शासन के कुल व्यय मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है ना, पूंजीगत व्यय और कुल प्राप्तियाँ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे उधार को छोड़कर, है ना, उधार को छोड़कर के बीच अंतर है यहाँ पे, है ना। तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को ही क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे राजस्व घाटा बोलते हैं। यदि कुल व्यय कुल प्राप्तियों से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो यह राजकोषीय घाटा की क्या होती है, श्रेणी में आता है ना। तो अपने क्या देखा यहाँ पे राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, है ना, और कुल व्यय है ना, कुल व्यय है ना, अगर कुल व्यय वाला आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा ना कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना राजकोषीय घाटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे व्यय प्राप्तियाँ ही हैं, पर यहाँ राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ हैं, और यहाँ पे व्यय और प्राप्तियाँ यहाँ पे भी, पर यहाँ पे कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ हैं। तो ऐसा करके इसको याद रखना है थोड़ा सा सेग्रीगेट करके। अब देखिए शुल्क और मानदेय है ना, शुल्क और मानदेय मैंने इसमें वीडियो पहले बना चुका है, फिर से यहाँ पे अगर आया तो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए शुल्क और मानदेय क्या होता है ना, शुल्क के बारे में यहाँ पे किस में दिया गया है ना, तो अपना मूलभूत नियम 46 में दिया है ना, और मानदेय के बारे में किस में दिया है, 46 में दिया है, ठीक है। अब देखिए शुल्क क्या होता है ना, यह एक ऐसा आवर्ती या अनावर्ती भुगतान है ना, ठीक है। यहाँ पे शुल्क मतलब ऐसा अरे जो आप फीस देते हो, कॉलेज फीस दे रहे हो या फिर नगर निगम में कोई फीस दे रहे हो या स्टेप्स, है ना। और मानदेय क्या होता है, यहाँ पे आपको ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या आकस्मिक कार्य किया है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी ने, तो उसके एवज में उसको उपहार स्वरूप जो मान दिया जाता है ना, उसके वेतन में जोड़ करके ऐसे भी, है ना, तो उसी क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे मानदेय बोलते हैं ना। तो ये किसमें मूलभूत नियम 46 में दिया गया है ना। तो देखिए शुल्क है ना, ऐसा है आवर्ती या अनावर्ती भुगतान है जो शासकीय कर्मचारी को भारतीय राज्य संचय निधि के अलावा, मतलब संचय निधि इसमें शामिल नहीं है ना, संचय निधि के अलावा अन्य कृषि निधि से प्राप्त होता है ना, संचय निधि से प्राप्त नहीं होता। पर ये मानदेय भाई यहाँ पे वेतन साथ जुड़ के मिल रहा है, तो ये भी आवर्ती अनावर्ती भुगतान होगा, परंतु यह साधन की संचय निधि से नहीं दिया जाता है ना। किंतु यह सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह शासन की क्या बोला मैंने यहाँ पे, है ना, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं यहाँ पे ये हो गया ना। अब ये भी क्या है आवर्ती अनावर्ती भुगतान है यहाँ पे, पर यह भारत या राज्य सरकार की संचय निधि से दिया जाता है ना, ये संचय निधि से नहीं दिया जाता, ये संचय निधि से दिया जाता है क्योंकि वेतन साथ ही जोड़ के मेरा असर किसको याद रखो, है ना। मानदेय यहाँ पे एक्स्ट्रा ने आपने काम किया है, कुछ नाले कोर्ट केस निपटा दिया या फिर कुछ और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या फिर आकस्मिक कार्य किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी ने किया है, तो उसके एवज में उपहार स्वरूप उसे क्या दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे शुल्क का भुगतान शासकीय कर्मचारी सीधे या शासन के माध्यम से किया जाता है, यहाँ पे सीधे भी कर सकते हो या शासन के माध्यम से भी कर सकते हो, पर मानदेय का भुगतान हमेशा किसके, शासन के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका भुगतान किसी निजी व्यक्ति या निकाय, है ना, देखिए यहाँ पे सीधे मतलब वही निजी व्यक्ति आ रहा है इसमें, है ना, तो इसका भुगतान किसी निजी व्यक्ति या निकाय आदि के लिए किए गए कार्य के बदले में किया जाता है ना। जबकि आकस्मिक प्रकार के किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के बदले पारिश्रमिक के रूप में, ना इसको क्या पारिश्रमिक, मान लीजिए कि शासकीय कर्मचारी ने कुछ आकस्मिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, तो उसमें पारिश्रमिक के रूप में इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है ना। जबकि क्या बोला यहाँ पे, इसका भुगतान किसी निजी व्यक्ति या निकाय आदि के लिए किए गए कार्य के बदले में किया जाता है ना। अब अपना लास्ट क्या बच गया यहाँ पे, इसका 1/3 हिस्सा क्या किया जाता है, शुल्क का शासकीय कोष में जमा करके शेष भाग संबंधित दिया जाता है, इसका कोई भी भाग शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता है ना। इसके क्या शुल्क में क्या करते हैं, 1/3 भाग क्या करते हैं, शासकीय कोष में जमा कर लेते हैं ना, शासकीय कोष में क्या जमा कर लेते हैं और बाकी बचत को, है ना, संबंधित को दे दिया जाता है। जबकि यहाँ पे इसमें, है ना, अपना मानदेय में क्या किया जाता है, इसका कोई भी हिस्सा शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता है ना। तो आपको समझ में आया होगा हमने आज क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे स्थानीय निधि के बारे में पढ़ा कि स्थानीय निधि यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे मतलब स्थानीय संस्थाएं क्या करती है, मैनेज करती है, पर वो राज्य सरकार के नियमों और कानूनों के अधीन करती है, अपना बजट खुद बनाएगी, है ना, पेंशन और वेतन भत्ते खुद देगी, स्टेट से मैंने बोला। इसके बारे में जानकारी अपना सहायक नियम 600 में दिया गया है कि यहाँ पे, है ना, इसको राज्य के मतलब जो निधियाँ उसमें समाहित नहीं किया जाता, ये जो स्थानीय निधि की निधियाँ रहती है वो स्वतंत्र रहती है, ये मैंने बोला। और उसके निधियों के यहाँ पे जनपद निधि, नगर पालिका निधि, औषधालय, म्यूजियम, कपास, अनाज, नगरीय निधि, और ये स्टेट से बोला मैंने, और कोषालय से सहायक नियम 601 में इसके बारे में संपूर्ण प्रावधान दिया गया है ना। बजट से बचत मैंने बताया कब कब होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे आप व्यय वास्तविक रूप से क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया, या फिर उस वित्तीय वर्ष से आप खर्चा नहीं कर पाए, है ना, मितव्ययता मतलब एकदम मतलब नाप तोल के आप खर्चा कर रहे हो ना, तो उससे बचत होगी भाई यहाँ पे। और आप प्राकलन ही अधिक बना दिए, तो मान लीजिए आपको 10 लाख प्राकलन बना है ना, 10 लाख रुपये आपको शासन में बजट के माध्यम से मिल गए, किंतु आपका प्राकलन एक्चुअल में कितना था, 8 लाख का ही था, तो 2 लाख का यहाँ पे क्या हो गया, बचत हो गया, तो उस टाइप से बचत होती है यहाँ पे ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब
अब देखिए शासन के विभाग है ना अपने है ना अब क्या बजट का समर्पण कैसे करोगे यहाँ पे, है ना, मतलब समाप्त होने वाले वर्ष के पहले आपको कर देना चाहिए। यहाँ पे यदि कुछ राशियाँ जो समर्पण राशियाँ वित्त विभाग स्वीकार हैं तो उसके बारे में वित्त सूचना दे देनी चाहिए यहाँ पे। और कुछ संभावित वह हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे संभावित ऐसा आपको लग रहा है कि वर्ष के अंत में पैसा तो बचेगा ही बचेगा, तो उसका समर्पण की सूचना यहाँ पे वित्त विभाग देनी चाहिए और तय समय में इसको क्या कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। तय समय मतलब क्या, वित्तीय वर्ष के अंत में, फरवरी मार्च में, है ना। और ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे दो काम आपके उसी वित्तीय वर्ष में चल रहे हैं और एक में राशि के आवंटन की आवश्यकता है, तो उससे आप जिसमें अधिक राशि है उसको आप स्थानांतरित करवा सकते हो। पर ऐसे भविष्य की संभावनाओं को, है ना, जो भविष्य में होने वाली संभावना है उसके लिए आपको राशि अंतरित नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपको उस वित्तीय वर्ष समर्पण कर देना चाहिए। और जब भविष्य में उसकी राशि की जरूरत पड़ेगी तो आपको अलग से डिमांड वित्त विभाग से करनी चाहिए, है ना, यही यहाँ पे बोला गया है ना। अब यहाँ पे लाभप्रद ढंग से यहाँ पे क्या करना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए, मैंने बोला यहाँ पे, है ना। और वर्ष के अंतिम दिनों में सभी डिपार्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे फाल्स बिल ला के जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, जो नियमों क्या है विरुद्ध है ना, तो इसको भी ध्यान देना है ना। अब देखिए राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा, है ना, क्या होता है भाई राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा शासन के राजस्व जैसे वेतन व्यय, है ना, मैं बोला ना यहाँ पे राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर, और कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा, है ना। ये हो जाएगा भाई यहाँ पे शुल्क और मानदेय, क्या बोला मैंने यहाँ पे शुल्क, है ना। शुल्क क्या हो जाएगा, मूलभूत नियम 46A में दिया है जबकि मानदेय 46B में दिया है। शुल्क मानदेय क्या बोला यहाँ पे, आवर्ती और अनावर्ती दोनों हैं, पर संचय निधि से इसको नहीं दिया जाता, इसे संचय निधि से दिया जाता है, ये मैंने बोला। उसके क्या बोला यहाँ पे, भुगतान सीधे या शासन के माध्यम से किया जाता है, पर इसका भुगतान सीधे शासन के माध्यम से किया जाता है ना। निजी व्यक्ति या फिर निकाय आदि में किए गए कार्य के बदले किया जाता है इसको यहाँ पे, और इसका को क्यों दिया जाता है, आकस्मिक कार्य, यदि कोई शासकीय अधिकारी को मुझे आकस्मिक कार्य कर दिया तो पारिश्रमिक के तौर पर इसको दिया जाता है ना। और लास्ट में क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक तिहाई वाला, एक तिहाई हिस्सा शासन कोष में जमा करके शेष भाग यहाँ संबंधित को दे दिया जाता है, परंतु इसमें कोई भी राशि कटौती यहाँ पे शासकीय कोष में, है ना, कोई भी राशि कटौती कर शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।